नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 1 की यूनिट 35 जिसका नाम है सिक्योरिटी कंसिडरेशंस। और ये जो हमारा फर्स्ट पेपर का मॉड्यूल सी है बैंकिंग टेक्नोलॉजी उसकी लास्ट यूनिट है ये। और इसमें हम कई सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे कि रिस्क कंसर्न एरिया क्या क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट्स थ्रेट्स कितनी तरह के हैं, कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है उन थ्रेट्स को कंट्रोल करने का, फिर कंप्यूटर ऑडिट क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कैसे की जाती है, इवैल्यूएशन रिक्वायरमेंट क्या है, और लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स। तो ये सभी टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है रिस्क कंसर्न एरिया। रिस्क कंसर्न एरिया, द कस्टमर डिमांड्स हैव ट्रिगर्ड अ फियर्स कंपटीशन अमंग बैंक एंड फाइनेंशियल कंपनीज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन देयर ऑपरेशंस टू हेल्प देम ऑफर इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट रिड्यूस्ड कॉस्ट। और जैसे कि बैंक्स और जो फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आजकल बढ़ता जा रहा है कि वो बेहतर से बेहतर सुविधाएं अपने कस्टमर्स को दे पाएँ, अपने कंज्यूमर्स को दे पाएँ। तो इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का यूजेस जो है उनके सर्विसेज में, प्रोडक्ट में बढ़ गए हैं। और उसी की साथ साथ इससे लाइफ तो कन्वीनियंट हुई है, बट उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड रिस्क हैं वो भी इसके साथ बढ़ गए हैं। तो वो हम देखेंगे कौन कौन से एरियाज़ में रिस्क जो हैं वो बढ़े हैं। पहला है हमारा डेटा एंड सॉफ्टवेयर। डेटा इज क्रिटिकल रिसोर्स नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। इनकरेक्ट डेटा कैन हैव सीरियस implication in decision making, as well the increasing availability and use of export system and potential impact erroneous data can result in playing havoc with an organization's business। तो कुल मिला के इसका जो समरी है वो यही है कि डेटा एंड सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेशन करती है उसको कंटिन्यू करने के लिए। और कहीं भी अगर डेटा मिसमैच करता है, डेटा इनकरेक्ट होता है, तो उसकी वजह से पूरा जो सिस्टम है वहाँ पर गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो डिसीजन अल्टीमेटली जो लेना होता है, क्योंकि डेटा के बेस पे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर जो फ्यूचर डिसीजंस हैं बैंकिंग के ऑर्गेनाइजेशन के वो लिए जाते हैं। तो डेटा ही अगर हमारा इनकरेक्ट है, यानी कि बेस ही इनकरेक्ट हो गया, तो ऊपर जो डिसीजंस जो लिए जाएंगे फाइनली वो भी इनकरेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बैंक हैव टू इन्वेस्ट हैविली फॉर इम्प्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल एंड सॉल्यूशंस। इन एडिशन टू सॉफ्टवेयर एंड डेटा, सम हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑपरेशनल ऑफ द कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रिस्क इन्वॉल्व है इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है बैंक्स को लगाना पड़ता है। क्योंकि और दोनों तरह से लगाना पड़ता है, सॉफ्टवेयर में भी और हार्डवेयर में भी। सॉफ्टवेयर में जैसे कि आप देखते हैं अलग अलग जो टेक्नोलॉजी बैंक यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, सीबीएस सिस्टम है, फिनेकल कई बैंक्स यूज़ करते हैं। तो ये सब जो है इनमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक्स का होता है। और उसके साथ साथ जो हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स में भी बैंक का काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो टोटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर वहाँ भी रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा पीपल वेयर। तो पीपल वेयर का मतलब वही है कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी पर्सन्स जो हैं, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर वो इन्वॉल्व हैं इन मैनेजिंग एंड रनिंग द कंप्यूटराइज सिस्टम, तो वहाँ भी एक रिस्क है कि कोई किसी तरह की गलती या कोई मेलाफाइड इंटेंशन से कोई काम कोई करता है, तो वहाँ भी एक रिस्क रहता है। अब बात आती है डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट्स। थ्रेट्स क्या क्या हैं इसमें? द थ्रेट्स टू कंप्यूटराइज सिस्टम मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस इंटरप्शन एज अंडर एरर्स एंड ओमिशन इन डेटा एंड सॉफ्टवेयर, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर अब्यूज एंड मिस यूटिलाइजेशन ऑफ बैंक्स एसेट, साइबर फ्रॉड्स। तो ये सभी जो हैं थ्रेट्स हैं अलग अलग तरह के, ये सभी हो सकते हैं, पोटेंशियल थ्रेट्स हैं कि या तो कोई डेटा या सॉफ्टवेयर में कोई एरर हो जाए या ओमिशन हो जाए या फिर कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जिसको लीक नहीं होना था, बट वो अनऑथराइज डिस्क्लोजर उसका हो जाए, किसी अनऑथराइज पर्सन के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। कंप्यूटर अब्यूज़ या फिर मिस यूटिलाइजेशन ऑफ बैंक एसेट, बैंक के जो एसेट्स हैं उनका मिस यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, या फिर साइबर फ्रॉड्स हैं। तो ये सभी जो हैं वो थ्रेट्स हैं। एक्सीडेंटल डैमेजेस की बात करें तो कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम हैव फाउंड देयर एप्लीकेशन टू बी क्वाइट एक्सटेंसिव इन बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस। हाउएवर एट सेम टाइम these system are vulnerable to damages caused by accidentally both due to human failure and natural calamities। तो कंप्यूटर और कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे कि इनका यूजेस बैंकिंग सिस्टम में बड़ा है, लेकिन इनके साथ साथ इनको एक खतरा भी, इनके साथ जो रिस्क एक हमेशा जुड़ा हुआ है कि वो एक्सीडेंटल डैमेज का है, कि वो कभी भी
इनमें कमी आ सकती है, डैमेज हो सकते हैं और उसका रीज़न कोई भी हो सकता है, या तो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, ह्यूमन की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर ह्यूमन फेलियर्स की वजह से, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई उसकी वजह से। अब इसमें आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल हैजार्ड में, जैसे कि फायर हो गई, कि मान लीजिए कहीं आग लग गई कंप्यूटर रूम में, सिस्टम में, तो वहाँ पर नुकसान हो सकता है, या फिर अर्थक्वेक हैं और हैं इस तरह की जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, एनवायरमेंटल हैजार्ड है, उनकी वजह से भी डैमेज, एक्सीडेंटल डैमेज हो सकते हैं, या फिर ह्यूमन एरर्स की वजह से या ओमिशंस की वजह से हो सकते हैं। या फिर तीसरा जो है वो है अनरिलायबल सिस्टम्स, यानी कि उस सिस्टम में ही कोई फॉल्ट है, यानी कि इनएडिक्वेट या इनअप्रोप्रिएट सिस्टम है, कोई इसमें इंटरनल फॉल्ट है जिसकी वजह से डैमेज हुआ है। तो ये रीजंस हो सकते हैं। या फिर है मेलिशियस डैमेज। अब मेलिशियस डैमेज, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, रिस्क ऑफ मेलिशियस डैमेज टू कंप्यूटराइज सिस्टम कैन बी फ्रॉम disgruntled disgruntled employees who wish to disrupt the services, or from employees with malafide intentions using the technology for perpetrating fraud or financial gains। तो ये मेलाफाइड इंटेंशन जो डैमेजेस हैं वो डेफिनेटली जो है वो मेलाफाइड इंटेंशन के द्वारा अगर कोई पर्सन काम करता है, यानी कि उसका गोल यही होता है कि वो नुकसान पहुंचाना चाहता है किसी कंप्यूटर सिस्टम को या सर्विसेज को, या किसी बैंक को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो फिर इस तरह के अगर वो कोई काम करता है, कोई एम्प्लॉय, कोई ह्यूमन, तो वहाँ पर मेलिशियस डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, वो किसी वजह से अगर वो चाहता है कि कम जो सर्विसेज हैं जो डिसरप्ट कर दी जाएँ, या फिर टेक्नोलॉजी को गलत तरह से यूज़ करना चाहता है, कोई फ्रॉड करने की इंटेंशन है, तो वहाँ पर मेलिशियस जो डैमेजेस हैं वो होते हैं। मेलिशियस डैमेजेस कैन मे कॉज इंटरप्शन इन सर्विसेज एंड फ्रॉड्स। तो इससे क्या हो सकता है, मेलिशियस जो डैमेजेस हैं उसकी वजह से जो सर्विसेज हैं उनमें इंटरप्शन आ सकता है, साथ ही फ्रॉड के चांसेस भी रहते हैं। अब कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ आईटी टूल। तो क्योंकि इतने सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं आईटी सिस्टम में, तो ये ज़रूरी है कि कंट्रोल मैकेनिज्म एक प्लेस में हो, शुड बी इन द प्लेस, ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके। अब प्रिवेंटिव कंट्रोल हो सकते हैं इसमें। प्रिवेंटिव कंट्रोल एलिमिनेट्स एरर्स और इरेगुलेटरी फ्रॉम रीअकरिंग, यानी कि प्रिवेंटिव कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर एक बार कोई हो गई कोई रिस्क, कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया, तो वो दोबारा ना हो, इसके लिए हम उसको पहले से ही उन चीज़ों को ठीक करके रखें, तो वो प्रिवेंटिव कंट्रोल में आ गया। फिजिकल कंट्रोल में हो सकता है जैसे कि रेस्ट्रिक्टिंग एंट्री टू ऑथराइज पर्सन ओनली, यानी कि फिजिकल कंट्रोल अगर करना चाहेंगे तो उसका मतलब ये है कि कोई ऐसा पर्सन उस सिस्टम को एक्सेस ही ना कर पाए, कंप्यूटर रूम में ही ना जा पाए, अनऑथराइज पर्सन को अलाउ ही ना करें आप कि वो आपके आईटी सिस्टम को छू सके उसमें, चाहे कुछ रेस्ट्रिक्टिव, कुछ ऐसी पाबंदियां लगा दी जाएं कि वो पर्टिकुलर सिस्टम में या उस पर्टिकुलर रूम में वही पर्सन जा सकता है जो उसका सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ऑथराइज्ड है। तो इस तरह से तो हम फिजिकल जो बैरियर्स लगा के और उसको रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म इन प्लेस कर सकते हैं। सेकंड हो सकता है आपका इंटरनल कंट्रोल जो होते हैं। इंटरनल कंट्रोल में आपके आते हैं अकाउंटिंग कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो अकाउंटिंग कंट्रोल का मतलब है इंट्रोड्यूस्ड इन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ ड्यूअल कंट्रोल एंड ऑथराइजेशंस, वैलिडेशन चेक ऑन डेटा, न्यूमेरिकल सीक्वेंसिंग। तो अकाउंटिंग कंट्रोल में किस तरह से किया जाता है, ड्यूअल कंट्रोल और ऑथराइजेशंस के थ्रू, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सिस्टम में डाल दिया जाता है और वो सॉफ्टवेयर जो है वो हर एक किसी पर्सन को ऐसे अलाउ नहीं करेगा, उसमें जो ड्यूअल कंट्रोल्स लगे होंगे, ऑथराइज, पहले वो ऑथराइज करेगा कि वो पर्सन ऑथराइज है कि नहीं है उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, तभी वो अलाउ करेगा। वैलिडेशन चेक होंगे डेटा में और न्यूमेरिकल सीक्वेंसिंग होंगी। तो ये हो सकते हैं। सेकेंड है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बाई वेल डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फॉर्मल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कोई जो पॉलिसी मेकिंग लेवल पर, ऊपर के लेवल पर एक वेल डिफाइंड पॉलिसी होनी चाहिए कि किस तरह से हमारे यहाँ जो आईटी सिस्टम्स हैं उनको काम में लिया जाएगा, किस तरह से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यूज़ किया जाएगा। तो एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए और उसमें कंट्रोल, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि रिस्क मिटिगेट रहे, उसमें कम से कम रहे, और कंट्रोल मैकेनिज्म का भी ध्यान रखना है। तो ये तो इंटरनल कंट्रोल के पार्ट आ गए। ऑपरेशनल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो ऑपरेशनल कंट्रोल आर एम्बेडेड इन द सॉफ्टवेयर, दीज आर जनरली प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी एंड प्रोसेसिंग। तो ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो एक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि जनरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड किए जाते हैं, और इनका काम होता है कि ये इंश्योर करते हैं कि डेटा जो है, डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे, कोई छेड़छाड़ उसके साथ ना हो, कंसिस्टेंसी रहे और प्रोसेसिंग होती रहे। अब ऑडिट ट्रेल्स क्या होते हैं? ऑडिट ट्रेल साथियों एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होते हैं ऑफ ऑल द इवेंट अकरिंग इन द सिस्टम। दिस रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड फॉर डिटेक्टिंग इरेगुलरिटीज एंड टू डिटेक्ट द कंसिक्वेंस ऑफ एरर। एक
जो इवेंट है, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड यानी कि टाइमलाइन के साथ में जो रिकॉर्ड है, जो भी इवेंट्स उस सिस्टम में हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना। और ये रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है ताकि इरेगुलरिटीज़ अगर कोई हैं उसमें तो वो उनका पता लगाया जा सके। साथ ही जो कॉन्सिक्वेंस ऑफ एरर हैं, यानी कि जो गलती हुई है एरर्स की वजह से जो भी कंसिक्वेंसेस हैं उनका भी पता लगाया जा सके। अब ये ऑडिट ट्रेल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल, इट मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेसेस दैट अपडेट द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल जो होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं प्रोसेसेस दैट अपडेट द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो डेटा एंड इन्फॉर्मेशन की जो प्रोसेसेस हैं उनको अपडेट करते हैं अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल। दूसरा है हमारा ऑपरेशनल्स ऑडिट ट्रेल। ऑपरेशंस ऑडिट ट्रेल जो होते हैं, इट मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ अटेम्प्टेड और एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन द सिस्टम। तो ये रिकॉर्ड करते हैं जो अटेम्प्टेड या एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स कितने कंज्यूम हुए हैं सिस्टम में, उनको रिकॉर्ड करते हैं ऑपरेशनल ऑडिट ट्रेल। तो आपने देखा कि ऑपरेशनल कंट्रोल पार्ट में ऑडिट ट्रेल हो गए हमारे, ऑडिट ट्रेल में अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल और ऑपरेशनल ऑडिट ट्रेल। नेक्स्ट है हमारा चेकसम। चेकसम क्या होता है? इट इज़ जनरेटेड टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा stored in a computer file. Checksum is a number calculated on the basis of certain key data items of the file. तो किसी भी फाइल में से कुछ जो की डेटा आइटम्स हैं उनके बेसिस पे एक नंबर कैलकुलेट किया जाता है, उसको हम चेकसम कहते हैं। और क्यों कैलकुलेट किया जाता है ये? इट इज़ जनरेटेड टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर फाइल। तो इसलिए किया जाता है ताकि जो डेटा फाइल में जो एक डेटा जो स्टोर है उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे, उसको इंश्योर करने के लिए इसका यूज़ होता है चेकसम का। डेटा इंक्रिप्शन क्या होता है? डेटा इंक्रिप्शन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू सिफर टेक्स्ट और इन अ नॉन रीडेबल फॉर्म बिफोर ट्रांसमिशन सो दैट एनी अनऑथराइज्ड पर्सन कैन नॉट डिसिफर इट। तो होता क्या है, जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन डेटा कुछ भेजनी हो, कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा अगर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो तो उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजा जाता है, इनक्रिप्टेड मैसेज की फॉर्म में भेजा जाता है, ताकि कोई और अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को उसको एक्सेस ना कर सके। तो डेटा इंक्रिप्शन वही है कि डेटा को कुछ ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, इस तरह से उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, इस तरह से उसको मॉडिफाई कर देना कि जो कोई अनऑथराइज पर्सन है वो उसको हैक वो ना कर सके, उसको एक्सेस ना कर सके, उसको पढ़ ना सके, उसको यूज़ ना कर सके। और जो इंटेंडेड पर्सन है जिसके पास वो पहुंचनी है इन्फॉर्मेशन, उसके पास पहुंचे और सही पर्सन ही उसको एक्सेस कर पाए। कंप्यूटर ऑडिट की अगर हम बात करें, कंप्यूटर ऑडिट क्या होता है? अ रेगुलर प्रोग्राम ऑफ इंडिपेंडेंट टेस्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड कंट्रोल प्रोसीजर बाय ऑडिटर हेल्प इन आइडेंटिफाइंग लैप्सेस बिफोर द बैंकिंग ऑपरेशन लैंड इनटू सीरियस रिस्क। तो कंप्यूटर ऑडिट की ज़रूरत होती है क्योंकि जो रेगुलर प्रोग्राम है एक तरह से ये, ताकि जिसमें कि इंडिपेंडेंट जो टेस्ट होते हैं सिक्योरिटी और कंट्रोल प्रोसीजर्स के, कि वो किस तरह से किए जा रहे हैं, यूज़ में हैं कि नहीं है। और इससे क्या होता है कि जो लैप्सेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है, कि जो भी कमियां हैं सिस्टम में कंप्यूटर को लेके, जो यूजेस हैं उनको लेकर, तो उसमें क्या क्या गलतियां हो रही हैं, क्या क्या लैप्सेस हैं, उनके बारे में पता लगता है। और इससे ये है कि पहले ही उनको ठीक करने का मौका मिलता है, जिससे कि ऐसा ना हो कि बैंक के जो ऑपरेशंस हैं वो कहीं सीरियस रिस्क में चले जाएं। तो बड़ा नुकसान होने से पहले ही उनको सही समय पर उनको पकड़ लिया जाए, आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उनको करेक्टिव जो है मेजर्स जो हैं वो ले लिया जाएँ। तो इसके लिए कंप्यूटर ऑडिट की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर ऑडिट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एम्ड एट इवेल्युएशन ऑफ एसेट, सेफगार्डिंग डेटा इंटीग्रिटी, सिस्टम इफेक्टिवनेस एंड सिस्टम एफिशिएंसी इन कंप्यूटराइज सिस्टम। तो कंप्यूटराइज सिस्टम में ये इंश्योर करना, एवेल्युएट करना कि एसेट कितने सेफ हैं, डेटा इंटीग्रिटी कितनी है, सिस्टम इफेक्टिवनेस कितनी है और सिस्टम एफिशिएंसी कितनी है, इसको अप टू द मार्क है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें इसको इंश्योर करने के लिए कंप्यूटर ऑडिट किया जाता है। कंप्यूटर ऑडिट फंक्शन यही है। और अगर ये ठीक नहीं होते हैं तो फिर इनको करेक्टिव मेजर्स इसमें लिए जाते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की बात करें, आईएएस ऑडिट जिसे हम कहते हैं, तो आईएएस ऑडिट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इवेलुएटिंग एविडेंसेस टू डिटरमाइन वेदर अ कंप्यूटर सिस्टम कुड सेफगार्ड इट्स एसेट by adopting adequate security and control measures, maintaining data integrity, achieve goals of an organization effectively, and result in the efficient use of resources. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, आईएएस ऑडिट, एक ऐसी प्रोसेस है जो कि है कलेक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग एविडेंसेस, जो एविडेंस और डेटा कलेक्ट करके और उसकी इंफॉर्मेशन निकालना, और ये इस नतीजे पे पहुंचना कि क्या कंप्यूटर सिस्टम जो यूज़ किया जा रहा है, जिस तरह से यूज़ किया जा रहा है, वो इतना कैपेबल है कि वो अपने एसेट्स को सेफगार्ड कर सकता है। एसेट्स में आते हैं आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा, कि जो कंप्यूटर सिस्टम जिस तरह से यूज़ किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम जिस तरह से यूज़ किया जा रहा है, वो अपने एसेट्स को सेफगार्ड कर सकता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा का ध्यान रख सकता है। और कंट्रोल मेजर्स
प्रॉपर हैं कि नहीं है, जो डेटा इंटीग्रिटी है वो प्रॉपरली मेंटेन की जा रही है कि नहीं है, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन के बिगर जो गोल्स हैं उनके इनलाइन है कि नहीं है, उनको अचीव करने में हेल्प करता है कि नहीं करता। इफेक्टिव एंड रिजल्ट इन द इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, तो जो रिसोर्सेज हैं उनका इफ़िशिएंटली यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट किया जाता है। कंट्रोल्स टू बी इवेलुएटेड इन आईएएस ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट जब किया जाता है तो उसमें ये कई चीज़ें हैं जो इवेलुएट की जाती हैं, जैसे कि डिटरेंट कंट्रोल कितना है। डिटरेंट कंट्रोल मतलब कोई ऐसा किसी पर्सन को डिस्करेज करना कि फ्रॉम डूइंग अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़, यानी कि उनको कुछ भय दिखाकर, कुछ कंट्रोल करके, इस तरह से कि कोई पर्सन जो है वो गलत काम करे ही ना, यानी कि कोई अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी कोई पर्सन जो है वो इन्वॉल्व ही ना हो, तो उसे ही डिटरेंट कंट्रोल कहते हैं। सेकंड है प्रिवेंटिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल है कि किसी भी इंसिडेंट को आप होने ही ना दें। कोई अगर इंसिडेंट ऐसा होने वाला है, कोई अनडिज़ायरेबल इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई होने वाला है उसको होने ना दें, उससे पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए जाएँ। डिटेक्टिव कंट्रोल की अगर बात करें तो डिटेक्टिव कंट्रोल में ये है कि जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि कोई चीज़ हो गई है और उसको अर्ली डिटेक्शन उसका हो जाए, यानी कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट या कुछ हुआ है तो उसका तुरंत ही पता लग जाए ताकि वो बड़ा नुकसान उसकी वजह से ना हो। रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ अकरिंग ऑफ एन अनडिज़ायरेबल इवेंट और इंसिडेंट। चौथा है हमारा करेक्टिव मेजर्स, रिकवरी फ्रॉम द लॉस सिचुएशन, यानी कि करेक्टिव कंट्रोल तो वो हो गया, यानी कि जब सारा कोई अनडिजायरेबल इवेंट कोई हो गया है और काफ़ी उससे नुकसान हो गया है, तो वो किस तरह से हम उस सिचुएशन से, लॉस सिचुएशन जो है उससे रिकवर कर सकते हैं, तो वो कंट्रोल करेक्टिव मेजर्स में आएंगे, करेक्टिव कंट्रोल्स में आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट जो होता है उसके बेनिफिट क्या क्या हैं, तो इट वुड आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ एक्सपोजर ऑफ टू एन एग्जिस्टिंग कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट। तो इससे रिस्क पता लगेंगे कि जो एग्जिस्टिंग कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या रिस्क है जिनसे एक्सपोजर हो रहा है। ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क, रिमेडियल मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बार हमें रिस्क पता लग जाएंगे तो फिर उन रिस्क को कम करने के लिए, उनको मिटिगेट करने के लिए करेक्टिव मेजर्स भी लिए जा सकते हैं, रेमेडियल मेजर्स भी लिए जा सकते हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे। इट वुड डिटर पीपल फ्रॉम इंडल्जिंग इन द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एंड फ्रॉड्स। तो ये क्या है, लोगों को रोकेगा, रोकथाम इस तरह से होगी कि लोग जो हैं वो इस तरह के फंक्शंस में इन्वॉल्व ना हो, इस तरह के कामों में इन्वॉल्व ना हो कि मैनिपुलेशन ऑफ डेटा करें, फ्रॉड करें। तो उसको, उसके लिए उससे पहले ही उनको डिटेक्टिव जो कंट्रोल है वो किया जाएगा। अनडिजायर्ड एक्टिविटी विल बी डिटेक्टेड थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईएएस ऑडिट। तो आईएएस ऑडिट अगर लगा दिया जाएगा तो किया जाएगा रेगुलरली, तो कोई भी अगर अनडिजायरेबल एक्टिविटी अगर कोई हुई है तो उसको जल्दी से जल्दी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इन्फॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योर करने के लिए उसकी सिक्योरिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है टू कंप्लाई विद द लॉ ऑफ लैंड एंड रेगुलेटर्स गाइडलाइन। अब पहला तो ये है क्योंकि ऐसे लॉ हैं और जो जो ये कहते हैं कि आपको अपने इन्फॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योर रखना है, और दूसरा है कि रेगुलेटर की गाइडलाइन है, यानी कि आरबीआई की गाइडलाइंस हैं। तो बैंकों का और जो रेगुलेटर है वो आरबीआई ही है, तो आरबीआई की अगर ऐसी गाइडलाइन है तो उसके हिसाब से भी जो बैंक्स हैं उनको एक्ट करना पड़ेगा, उनको कंप्लाई करना पड़ेगा, जो लॉ ऑफ द लैंड है वो भी, और उसके और रेगुलेटर की जो गाइडलाइन है उनके साथ भी। सेकंड है टू कंप्लाई विद द बिजनेस पॉलिसीज़। अब बिजनेस पॉलिसीज़ के साथ कंप्लाई करने के लिए भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी ज़रूरी है, क्योंकि जो बिज़नेस पॉलिसीज़ बनाई गई हैं कि इस तरह से हम काम करेंगे, इस ये हमारा बिज़नेस मॉडल होगा, पॉलिसीज़ होंगी, तो उनको भी पूरा करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो सिक्योर रहें। थर्ड वन इज़ टू कंप्लाई विद द बिजनेस पार्टनर्स रिक्वायरमेंट। तीसरा है कि हमारे अगर कोई बिजनेस पार्टनर्स हैं उसमें, जो ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो सही से काम करें, तभी वो आप डिज़ायरेबल जो आउटकम है वो आ पाएगा। अब बैंकिंग में अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी की किस तरह से क्या ज़रूरत है और क्या किस तरह से काम करता है, बैंक्स मस्ट मीट देयर कस्टमर रिक्वायरमेंट फॉर सिक्योरिटी एस्पेक्ट इन स्पेशल वे ऑन मैनी लेवल्स, वेदर इट इज़ देयर with their saving, taking advantage of the over the counter services at a branch office, withdrawing money from the teller machine, making deposit via cash recycling, online banking। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि बैंक इस बात पर ध्यान दें कि उनके जो कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो है सिक्योरिटी एस्पेक्ट के रिगार्डिंग, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। और चाहे वो सेविंग के केस में हो, कोई किसी पर्सन का सेविंग में एक पैसा पड़ा हुआ है, या फिर वो ओवर द काउंटर अगर वो पैसे निकाल रहे हैं, कोई सर्विस ले रहे हैं वो हो गई, या फिर एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि हर जगह जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ है, तो फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उनकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब इसमें
थ्रेट्स क्या क्या हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं वो हैं, चाहे तो वो ईमेल में वायरस आ जाए, ईमेल की वायरस, फिशिंग अटैक्स हैं, हैकर्स अटैक हैं, विशिंग है, स्मिशिंग है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनसे जो सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ जाती है, तो इनको अवॉइड करना ज़रूरी है। Evaluation requirement: the IT resources continuously undergo change in the form of development of new application, acquisition of new hardware, turnover of trained employees, etc. तो आईटी रिक्वायरमेंट में जो है हर समय चेंज होता रहता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स वगैरह चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। तो उसी तरह से नए नए जो एप्लीकेशन है उनको डेवलप करना होता है, नए हार्डवेयर लाने होते हैं, और जो एम्प्लॉई हैं उनको भी अलग तरह से ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। अब इसमें आपको कंप्यूटर हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, डेटा की ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन चैनल्स की ज़रूरत होती है, और डिज़ास्टर रिकवरी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि अलग अलग जो आईटी रिसोर्सेज हैं वो कंटिन्यूसली जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। तो उसी के साथ साथ हमें भी इन सिस्टम्स को भी चेंज करने की, अपग्रेड करने की ज़रूरत ऑर्गेनाइजेशंस को, बैंक्स को रहती है। लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स: तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उनको लेकर लीगल फ्रेमवर्क क्या है, कानून में उसकी कहाँ बात की गई है, क्या दिया गया है। एट प्रेजेंट मैनी लीगल प्रोविजंस रिकॉग्नाइज द पेपर बेस्ड रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स दैट शुड बी अ सिग्नेचर। तो कई सारे जो लॉ हैं, लीगल रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर ये कहा जाता है कि जो भी पर्सन उन डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है उसके सिग्नेचर उस पर होने चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया, सिंस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एलिमिनेट the use of paper based transactions, therefore to facilitate e-commerce there was a need of for amendment of or necessary law. अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ज़्यादातर पेपर पर जो है वो लीगली जो है वो साइन मांगे जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, पेपर ट्रांजेक्शन, वहाँ पर साइन नहीं होते हैं। तो उसके लिए कई सारे जो लॉ हैं उनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल इन जून 2000। तो जून 2000 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक कानून बना, टेक्नोलॉजी बिल जो है वो पास किया था, और ये आईटी एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट बाय द मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको भी लीगल रिकॉग्निशन ये प्रोवाइड करता है। अब इसके बेसिस पे और भी कई लॉ हैं जिनको अमेंड किया गया, जिसमें आते हैं आपके द इंडियन पीनल कोड 1860, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बैंकर्स बैंक एविडेंस एक्ट 1891, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो क्योंकि एक बार जो नया आईटी एक्ट आ गया 2000 में, उसके बाद में क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट कर रहा था बाकी जो पुराने जो एक्ट थे उनके साथ, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग जो उनके उससे एसोसिएटेड जो उनके सेक्शंस थे उनमें भी अमेंडमेंट किए गए। नेक्स्ट है हमारा गोपाल कृष्ण कमेटी रिपोर्ट। तो गोपाल कृष्ण कमेटी एक बनाई गई थी आरबीआई के द्वारा। आरबीआई अनाउंस द क्रिएशन ऑफ अ वर्किंग ग्रुप ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड टैकलिंग साइबर फ्रॉड इन अप्रैल 2010। तो अप्रैल 2010 में आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप बनाने की घोषणा की थी, और ये बना था अंडर चेयरमैनशिप ऑफ ईडी, श्री जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे श्री जी गोपाल कृष्णन, और इसका जो काम था वो था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और टैकलिंग साइबर फ्रॉड्स, तो इनके सब के बारे में रिपोर्ट देना। और 29 अप्रैल 2011 को फाइनल रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की गई थी, जिसका वर्क ग्रुप फॉर ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइबर फ्रॉड, इस नाम से ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी 29 अप्रैल 2011 को आरबीआई के द्वारा। और इन्होंने जो गोपाल कृष्ण कमेटी रिपोर्ट जो पूरी है, इसमें अलग अलग तरह की रिकमेंडेशंस दी हैं, कई सारे इसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो उसके हिसाब से ये काम आगे फर्दर किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही था साथियों। इसके साथ ही ये मॉड्यूल सी भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और साथियों इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जीआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।